हेलो स्टूडेंट्स, डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग अरिथमेटिक के एक चैप्टर एवरेज की चर्चा करेंगे। एट फर्स्ट, व्हाट इज एन एवरेज? एवरेज इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू व्हिच लाइज इन द सेंटर ऑफ एनी गिवन सेट। स्टूडेंट, यदि इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है पहला प्रश्न यही होगा कि औसत क्या है। तो कहता है औसत किसी भी दिए गए समुच्चय का माध्यमान है। खैर, यह तो एक पारिभाषिक शब्दावली हो गई, हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप बिल्कुल सरल स्वरूप में एवरेज को समझिए। इसके लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज करो कि हमारा एक बैच है और उसमें 40 स्टूडेंट और हम उसमें एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं 100 मार्क्स का। हो सकता है कोई स्टूडेंट उसमें आउट ऑफ 100 कर ले, यह भी हो सकता है कि कोई उसमें आउट ऑफ 100 0 ही करे और कुछ मिडिल का स्कोर हो जाए, जैसे 59, 72, 84, 91, 46। अब कोई अगर हमें कहे कि व्हाट इज योर क्लास परफॉर्मेंस और हम उसको बता दें कि 100 मार्क्स, तो ये गलत है। 100 मार्क्स हमारा क्लास परफॉर्मेंस नहीं है, वह किसी इंडिविजुअल का अपना स्कोर है। उसी तरह से अगर कोई बोल दे 0 मार्क्स तो वह भी क्लास परफॉर्मेंस नहीं। अगर हम ये कह दें क्लास परफॉर्मेंस से 0 तो वह भी गलत है, वह भी किसी इंडिविजुअल का अपना स्कोर है। तो क्लास परफॉर्मेंस क्या है? तो कहता है दैट एस्टिमेटेड स्कोर व्हेन ईच रियल स्कोर इज रिप्लेस्ड विथ दैट देन सम ऑफ मार्क्स ऑफ होल क्लास रिमेन्स अनचेंज्ड। कहता है स्टूडेंट्स, औसत मार्क्स क्या होगा या क्लास परफॉर्मेंस क्या होगा? तो कहता है क्लास परफॉर्मेंस वह कल्पित मान होगा, वह कल्पित मार्क्स होगा जिससे यदि सारे वास्तविक स्कोर, सारे वास्तविक मार्क्स को रिप्लेस कर दें, फिर भी जो पूरे क्लास के सारे बच्चों के अंकों का योग होगा वह अपरिवर्तित रह जाए। जैसे इसको हम 3 नंबर के लिए आपको दिखलाते हैं। जैसे मान लो 3 नंबर है, 18 है, 9 है और 12 है। अगर हमको इस मान लो 3 स्टूडेंट का ये परफॉर्मेंस, अब हमको इसी 3 स्टूडेंट के अगर क्लास परफॉर्मेंस की जरूरत है तो एक ऐसा स्कोर जिससे हम इस तीनों को रिप्लेस कर दें, तो फिर भी जो सम ऑफ ग्रुप होगा, जो सम ऑफ क्लास होगा, वो अनचेंज्ड रह जाए। तो जैसे अभी हम इसके जगह पर अगर तीनों के जगह पर 13 को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? जैसे आप इसको चेक करिए, ये तीनों क्या हो जाएगा? तीनों का सम क्या है? तो 39 है। अगर इस तीनों को हम लोग 13 से रिप्लेस कर लें तो अभी भी सम क्या हो गया? 39। तो 39 एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा स्कोर है कि जिससे अगर इस तीनों स्कोर को हम रिप्लेस करते हैं तो सम ऑफ ग्रुप अनचेंज्ड रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 13 इज द ग्रुप परफॉर्मेंस और 13 इज द एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर्स। नाउ हाउ कैन वी गॉट 13 एज एवरेज? तो स्टूडेंट, एवरेज को निकालने का एक सीधा तरीका होता है। अगर इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। हिंदी में भी समझ लें, अगर हमें औसत निकालनी होगी तो औसत को निकालने का तरीका क्या होगा? तो परिमाणों का योगफल या परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो एवरेज हम अगर मान लो इस तीनों नंबर को हम लोगों को टेक्निकली मैथमेटिकली निकालना होता तो हम क्या करते? अगर 18, 9 और 12 का हमको एवरेज निकालना ही होता तो हम क्या करते? इसके एवरेज के लिए हम इसके एवरेज के लिए इस तीनों को ऐड कर देते, 18 प्लस 9 प्लस 12 बाय 3, और ये क्या होता? 39 बाय 3, तो ये 13 आ जाता। तो एवरेज क्या है कुल मिलाकर के? तो सब कमाओ और आपस में बराबर बराबर बांट लो। ग्रुप परफॉर्मेंस जो है, क्लास परफॉर्मेंस जो है, क्लास रिजल्ट जो है, वह क्या है? एवरेज है। सिंपली सब कमाओ और आपस में बराबर बराबर बांट लो। एक ऐसा वैल्यू जिससे अगर उस ग्रुप के सारे वैल्यू को हम लोग 1 1 करके रिप्लेस कर दें
फिर भी जो ग्रुप का सम ऑफ क्वांटिटी है वो अनचेंज्ड रह जाए, वह अपरिवर्तित रह जाए। तो स्टूडेंट, यह एवरेज को निकालने का सबसे फंडामेंटल एक बेसिक रूल होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे यहीं से कोई आपको एक क्वेश्चन दे देगा, अगर मान लो इसको आप ले लिया एज ए फॉर्मूला, कंसेप्ट को समझ लिया, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखना चाहिए। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या होगा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ क्वांटिटी बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 129 बाय 10, 12.9 इज द राइट आंसर। तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए जो सिंपल हमारा फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो कि अभी एक एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने देखा। स्टूडेंट्स, हम लोग वापस लौटेंगे एवरेज में, जो इसके बेसिक फॉर्मूला है, इसके बेसिक फॉर्मूला के साथ और कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा हेडिंग लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एवरेज इन डीआई। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इस फॉर्मूले के साथ वापस लौटेंगे। एवरेज के बराबर जो फंडामेंटल टर्म हमने पढ़ा है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। बेशक एवरेज को निकालने का यही तरीका है और इसी तरीके पर इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग घुमा फिरा करके लाते हैं। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक कि एप्लीकेशन ऑफ एवरेज इन डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन में जब हम लोग समंक की चर्चा करेंगे, डीआई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक बहुत ही हॉट टॉपिक होता है। और स्टूडेंट, डीआई के डाटा की एक खास विशेषता होती है कि डीआई के डाटा एक दूसरे के काफी नजदीक के होते हैं। खास करके जब आप एक्स वाई लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बार ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके डाटा को, अगर डाटा थोड़ा दूर दूर भी हो, तो चार्ट के हेल्प से, जब आप बॉक्स के हेल्प से उसको बनाएंगे, तो वो एक दूसरे के काफी नजदीक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर कभी कुछ डाटा हमारे पास ऐसा हो कि जो एक दूसरे के बहुत नजदीक का हो, तो वहां पर एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए यह जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या करेंगे यहां पर हम लोग, तो एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या है ये कंसेप्ट, कैसे बनाएंगे इसके हेल्प से एवरेज के क्वेश्चन को, तो कहता है इसके लिए कुछ क्वेश्चन लो। जैसे हम लोग मान लो 5 नंबर लेते हैं, जैसे हमने नंबर लिया 67, 72, 79, 63, 73। अब जैसे ये नंबर लिया, हमको इस पांचों नंबर का एवरेज निकालनी है, हमें इन पांचों संख्याओं का औसत निकालना है। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला आपके पास है कि आप सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी कर लो, लेकिन हम यहां वो सीखने नहीं आए हैं। हमने तो इसके लिए अलग हेडिंग लिया है कि हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएंगे। तो कहता है एज्यूम्ड मीन मेथड से एवरेज कैसे निकलेगा, तो कहता है सबसे पहले कुछ भी एवरेज एज्यूम कर ले। कहता है कुछ भी मतलब, कहता है कुछ भी करोगे तो बन जाएगा। आप 1 करोड़ मान लो, 972 मान लो, 24,858 मान लो, कोई भी जो नंबर आपके दिमाग में आता है उसको मान लोगे तो उसी के हेल्प से एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हमारा कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो इस दिया गया नंबर है ना, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 63, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 79, तो हम इसके बीच का कोई नंबर अपने मन से एवरेज मान लें, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उससे कुछ नंबर अधिक हो, कुछ नंबर कम हो, ताकि एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करते चलेगा। फिर कहता है कि यह तो बेटर है, आप समझ ही लिए कि जो दिया गया नंबर है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर के बीच का कोई नंबर एवरेज मान लो। कहते एक और सलाह इसमें ले लो कि बेटर है कुछ जीरो वाला मान लो, ताकि कितना मोर है कितना लेस है सोचने में आपको कंफर्टेबल हो जाए।
तो अगर इस सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेंगे तो अब फाइनली क्या है कि जो दिए गए नंबर्स हैं उसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर के बीच का कोई जो जीरो बेस का नंबर है उसको एवरेज मान लो। तो नो डाउट अगर इस सबको आप देखेंगे तो एक ही आएगा 70। तो हमने क्या किया, 70 को एज एवरेज मान लिया कि सब नंबर का एवरेज 70 है। अब कहा इसमें से एक एक नंबर के साथ आप क्या करो, तो इसमें से एक एक नंबर के साथ आप इसके बैलेंस को चेक करो कि कितना अधिक है कितना कम है। जैसे 70 से 67 क्या है, 3 लेस है, तो बैलेंस क्या होगा, -3 होगा। 70 से 72 क्या है, 2 मोर है, तो क्या हो जाएगा, -3 + 2 तो -1। फिर 70 से 79 क्या है, +9, तो -1 + 9 तो +8, और फिर -7 लेस है ये 70 से, तो +8 और -7 तो +1 और ये +3 मोर है। तो फाइनली बैलेंस हमारे हाथ में क्या बचा, +4 बचा। कहता है बैलेंस पॉजिटिव बचे तो यहां प्लस कर दो, बैलेंस निगेटिव बचे तो यहां माइनस कर दो, और जो बैलेंस बचा आप सिर्फ उसका एवरेज निकाल दो। क्या हो गया, कहता है 70.8 इज योर राइट आंसर। कहता है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, एक कुछ भी एज्यूम कर लेंगे और उसके बेसिस पर सारे नंबर्स से बढ़ते घटते एक बैलेंस लेते जाएंगे और लास्ट में हमारे हाथ में जो बैलेंस रहेगा, अगर बैलेंस पॉजिटिव रहेगा हम प्लस का सिंबल डालेंगे, अगर बैलेंस निगेटिव रहेगा हमें हम माइनस का सिंबल डालते, और सिर्फ उस बैलेंस का जो हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो बैलेंस बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ये एवरेज होगी। कहता है स्टूडेंट एवरेज ही नहीं, यदि आप सम ऑफ क्वांटिटी भी निकालना चाहते हैं तो वह भी आप इसी कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। कहता है कैसे, कहता है आपने एवरेज क्या माना, 70। कहता है सम ऑफ क्वांटिटी बराबर क्या होता है, तो कहता है अगर आप एवरेज बराबर करते हो कि सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो सम बराबर यह भी तो कर सकते हो कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, उसी फॉर्मूले को हम लोग घुमा लें तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी एवरेज हमने 70 माना और नंबर टोटल कितना है, 5 है, तो सम हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, और इसके बाद अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो इसमें ऐड कर दो, बैलेंस नेगेटिव होता तो इसमें माइनस कर देते। 354 इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है, आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर्स दिए गए होंगे, ये डीआई के डाटा की खास विशेषता होती है कि डीआई के डाटा एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, और जब कभी भी आपको ऐसे ग्रुप का एवरेज निकालने का मौका मिलेगा कि सारे नंबर्स एक दूसरे के क्लोज हों, तो बिना सोचे समझे जो उस ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है उसके बीच का कोई भी जीरो वाला नंबर आप अपने मन से एवरेज मान लीजिए। जैसे हमने इसमें 70 एवरेज मान लिया, फिर एक एक करके, जैसे 70 एवरेज माना तो एक एक करके बैलेंस चेक करो। जैसे पहला 70 से 67 कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो बैलेंस हो गया -3। फिर अगला क्या है, 70 से 72 2 अधिक है, तो -3 पहले से था और +2 किए तो क्या बच गया, तो -1 बच गया। फिर आगे बढ़े, 70 से 9 अधिक है तो -1 बैलेंस था, +9 किए तो +8 बैलेंस हो गया। फिर आगे बढ़े, 70 से 7 कम है तो +8 पहले से बैलेंस था, -7 हो गया तो +1 बच गया। और फिर आगे बढ़े, 70 से 3 अधिक है तो 1 पहले से बैलेंस था, 3 और हुआ तो 4 हो गया। बैलेंस पॉजिटिव है तो प्लस डाले, निगेटिव होता तो माइनस डालते, और इस बैलेंस को एवरेज निकाल दीजिए। जितना बैलेंस है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। कहता है एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक नंबर हम लेते हैं 42, 53, 78, 69, 51। जैसे ये स्टूडेंट फिर से 5 नंबर हमने लिया, अगर इसको भी हमको एज्यूम्ड मीन मेथड के हेल्प से निकालना है, पहले एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कुछ भी अपने मन से एवरेज मानो, क्या माने, तो यह भी हमने समझ करके रखा है कि जो भी दिया गया नंबर्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर्स के बीच का कोई जीरो वाला टर्म मान लेना है। तो कहता है स्मॉलेस्ट क्या है, तो कहता है स्मॉलेस्ट तो 42 है और लार्जेस्ट क्या है 78 है। तो कहता है बीच में 50 आता है, 60 आता है, 70 आता है। तो कहता है थोड़ा सेंटर ही मानते हैं, 60 को मान लेते हैं। तो एवरेज अपने मन से 60 को मान लिए। अब कहता है 60 से क्या है, तो कहता है 18 लेस है,
60 से क्या है, ये 18 कम है, तो बैलेंस क्या हो गया, -18 हो गया। फिर अगले को चेक करो, फिर -7 लेस है, तो -18 और -7 क्या हो गया, -25 हो गया। फिर अगले को चेक करेंगे तो ये क्या है स्टूडेंट, +18 है, तो हमारे पास -25 था और +18 हो गया, तो क्या बच गया, -7 बच गया। फिर अगला चेक करो तो +9, तो -7 + 9 तो +2 हो गया। और फिर अगला चेक करोगे तो क्या हो गया, -9 तो +2 और -9 तो -7, तो माइनस आया तो इस बार माइनस देंगे, और जो आया हम लोग उसका सिर्फ एवरेज निकाल देंगे। कैसे, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 7/5 आप कर लोगे तो 1.4 हो जाएगा, और इसमें 1.4 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 58.6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। कहता है एवरेज ही नहीं, अगर सम ऑफ क्वांटिटी भी निकालना होता तो निकाल लेते। क्या करते, तो हम लोग एवरेज 60 था, नंबर ऑफ क्वांटिटी करते तो 60 × 5, और जो बैलेंस निगेटिव है तो बैलेंस को माइनस कर लेते, तो 65 तो 300 में 7 चला गया, 293 इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट डीआई में जब कभी भी हम लोगों को एवरेज की जरूरत पड़ेगी तो खास करके एक्स वाई लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के साथ हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन को काफी आसान कर देगा। तो लौटते हैं हम लोग वापस अपने एवरेज की तरफ। स्टूडेंट हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, कि इफ सेम न्यूमरल्स इज एडेड टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी गिवन सेट, देन एवरेज ऑफ दैट सेट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय सेम न्यूमरल, एंड दिस रूल इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या कहता है, यदि किसी भी समुच्चय के सभी तत्वों में समान संख्या जोड़ी जाए तो उस समुच्चय का औसत भी उसी संख्या से बढ़ जाता है, और यह नियम घटाव, गुणा और भाग पर भी लागू होता है। स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि आपको हमने कह दिया कि 10 नंबर का एवरेज 28 है। अब अगर इस सारे नंबर में हम 10 नंबर में अगर हम 4 ऐड कर दें तो इस ग्रुप का नया एवरेज क्या होगा। तो रूल कहता है, तो फिर एवरेज भी अगर सारे नंबर्स में इक्वल नंबर आपने जोड़ा, इक्वल न्यूमरल्स जोड़ा, अगर आप 10 नंबर में 4 4 4 जोड़ रहे हैं तो इस ग्रुप का एवरेज भी 4 से 4 से बढ़ जाएगा। तो अगर पुराना एवरेज 28 था तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 28 + 4 32 हो जाएगा। और कहता है सिर्फ एडिशन के साथ ही नहीं, ये रूल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन में भी लागू होगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ present age of a group of 14 persons is 29 years, then what will be the average of this group after 3 years? तो अब स्टूडेंट क्या है कि ये 3 साल में, इन 3 इयर्स में ग्रुप में अगर 14 लोग हैं तो सबका एवरेज, सबकी उम्र 3-3 वर्ष बढ़ेगी। तो एक तरह से ये हुआ कि हम ग्रुप के सारे एलिमेंट में 3 को ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। तो कहता है कि उस ग्रुप का नया एवरेज एज क्या होगा, 3 वर्ष के बाद उस ग्रुप का एवरेज क्या होगा। तो 3 वर्ष के बाद क्या, अगर सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ रही है तो एवरेज भी 3 साल बढ़ जाएगी। हम लोग इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और 29 + 3 कर देंगे, 32 इयर्स इज द राइट आंसर। तो ये जैसे एडिशन के साथ ये कंसेप्ट हुआ, सेम इसी तरीके से अगर हम इसी प्रश्न में पूछ देते कि व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ दिस ग्रुप बिफोर 2 इयर्स, 2 वर्ष पूर्व इस समूह की औसत आयु कितनी थी, तो आप क्या करते कि अब करंट एवरेज एज कितना है, 29 इयर्स। 2 इयर्स पहले की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 29 में 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 साल पहले तो सबकी उम्र 2-2 साल कम हो गई। हम ग्रुप के सारे एलिमेंट में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो एवरेज भी 2 से माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 इयर्स। इसी तरीके से अगर मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 45, व्हेन ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ दिस ग्रुप। अब स्टूडेंट क्या है, 18 नंबर्स का एवरेज क्या है, 45 है, और सारे नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कहता है न्यू एवरेज क्या होगा, एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 45 ×
3 कर दो, इट्स 135, इट्स योर आंसर। जैसे इसी तरह से डिवीजन पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 180 व्हेन ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 देन व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप। तो अब स्टूडेंट क्या है, पूरे ग्रुप का एवरेज क्या है, तो 180 है। हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रूल्स यह भी करता है कि अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट को आप सेम न्यूमरल से डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज भी उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो हम एवरेज को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। नंबर से तो हमें लेना भी नहीं है कि कितने नंबर्स का ये एवरेज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस एवरेज को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड 45 इज योर राइट आंसर। बस आपको यह समझ होनी चाहिए कि ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ सेम ऑपरेशन हो। अगर हम इक्वल नंबर ऐड करें तो ग्रुप के सारे नंबर्स में, सारे एलिमेंट्स में इक्वल नंबर ऐड करें। अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो ग्रुप के सारे एलिमेंट में वो सब्ट्रैक्ट करें। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ग्रुप के सारे एलिमेंट को पर्टिकुलर न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करें। और इसी तरह से अगर सेम डिवीजन भी करें तो सेम प्रोसेस एवरेज के साथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज हुआ और कई जगह पर क्वेश्चन में यहां से डायरेक्ट भी छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं या कई जगह एज एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल भी होता है। जब क्वेश्चन राउंड में हम लोग जाएंगे तब इन सब पर हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं कि नॉर्मली हम लोगों ने सीखा कि एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अगर हमें औसत निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि दिए गए परिमाणों का योगफल बटे परिमाणों की संख्या करके औसत निकाल लेंगे। फिर एक छोटा सा एप्लीकेशन सीखा कि अगर डीआई का डाटा होगा एक दूसरे का नजदीक होगा तो हम वहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक और स्पेशल केस है और जो कंपटीशंस में बहुत बार आता है, जिसके प्रश्न की लगातार आते हैं और वहां पर अगर हम लोग ट्रेडिशनली एवरेज निकालें सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी तो ये टाइम टेकिंग होगा। तो क्या है वो स्पेशल केस, तो रूल्स कहता है कि व्हेन all the given numbers are follow the terms and conditions of arithmetic progression then in this case middle most is your average। क्या कहता है नियम, यदि दी गई सभी संख्याएं समानांतर श्रेणी क्रम पर आधारित हों तो ठीक बीच वाली संख्या आपका औसत होती है। और फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इज योर एवरेज, सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट बाय 2 इज योर एवरेज, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बाय 2 इज योर एवरेज। मतलब या तो ठीक बीच वाली संख्या आपकी औसत होगी या पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2 आपकी औसत होगी, दूसरी संख्या प्लस अंतिम से दूसरी संख्या बटे 2 आपकी औसत होगी। इसी तरह से तीसरी संख्या प्लस अंतिम से तीसरी संख्या बटे 2 आपकी औसत होगी। मतलब जो रैंकिंग लेफ्ट से वही रैंकिंग राइट से लेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत होगी। अब यहां पर सबसे पहले समझने योग्य बातें हैं कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो एपी होता है, एपी शॉर्ट में बोलते हैं और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समानांतर श्रेणी क्रम हिंदी में कहलाती है। ये समांतर श्रेणी क्रम क्या है, तो कहता है स्टूडेंट यदि कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यदि उन हर 2 कंजिक्यूटिव नंबर, हर 2 लगातार संख्या के बीच का गैप इक्वल है, तब हम मानते हैं कि दिया गया जो नंबर सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 48, 51, 54, 57, 60। अब यहां पर हम लोगों ने 5 नंबर्स को लिया है। आप गौर करो कि हर 2 कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 48 और 51 के बीच का डिफरेंस 3, 51 और 54 के बीच का डिफरेंस 3, 54 और 57 के बीच का डिफरेंस 3, 57 और 60 के बीच का डिफरेंस 3। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी में है। रूल्स क्या कहता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि व्हेन द कॉमन डिफरेंस between each consecutive terms of any given series or sequence are equal to each other then that sequence is called in arithmetic progression। यदि कोई भी
क्रम दी गई है, कोई भी सीरीज दिया गया है और उसमें हर दो लगातार संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वह डिफरेंस आपस में बराबर हो, तो हम कहते हैं वह जो सीरीज है, वह जो श्रेणी क्रम है, वह समानांतर श्रेणी क्रम है। तो रूल्स कहता है स्टूडेंट, ये तो आप समझ गए कि समानांतर श्रेणी क्रम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अगर जितना भी नंबर्स दिया गया है हर दो नंबर के बीच का गैप इक्वल है तो वो क्या है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप ये समझ गए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब एवरेज के एप्लीकेशन को, एवरेज के कंसेप्ट को हम इससे एसोसिएट करते हैं। तो रूल्स क्या कहता है कि व्हेन ऑल द गिवन नंबर्स आर फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वी कैन से दैट व्हेन ऑल द गिवन नंबर्स आर बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन मिडिल मोस्ट इज योर एवरेज। कहता है आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ठीक बीच वाली संख्या आपका आंसर होगी। क्या क्या आंसर होगी, एवरेज क्या होगा। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो कहता है सबसे पहले मिडिल मोस्ट, जो ठीक बीच वाली संख्या है, जो बिल्कुल मध्य की संख्या है, मध्य वाली संख्या आपकी औसत होगी। कहता है और क्या हो सकता है, कहता है और हम लोगों ने जो डिफिनेशंस में समझा कि कहता है एवरेज निकालने के लिए अभी हम कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। क्या करेंगे, कहता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दो। कहता है एक तो 54 आंसर, मध्य वाली संख्या मिडिल मोस्ट, तो इस ग्रुप का आंसर 54 हो गया। कहता है 54 ठीक है, और भी दूसरा तरीका है। कहता है दूसरा तरीका क्या है, तो कहता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहें कि पहली संख्या इस समूह की प्लस अंतिम संख्या इस समूह की, और बटे 2 कर देंगे तो यह भी इसका औसत होगा। कहते हैं ये सीक्वेंस बढ़ेगा, तीसरी संख्या प्लस अंतिम से तीसरी संख्या, चौथी संख्या प्लस अंतिम से चौथी संख्या, जितना बड़ा सीक्वेंस रहेगा इस ऑर्डर में हम लोग ले सकते हैं। कहता है ये फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो कहता है करके देखो, पहली संख्या क्या है, तो ग्रुप का पहला नंबर क्या है, 48 है। और फिर कहता है लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है, 60 है। तो बाय 2, तो ये हो गया 108 बाय 2, ये फिर से 54 हो गया। तो कहता है स्टूडेंट ये क्या होगा, तो जब कभी भी ऐसा होगा कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं और सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, तो सारे के सारे नंबर्स एपी पर बेस्ड हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड हैं, समानांतर श्रेणी क्रम पर आधारित है, तो हम एवरेज निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक बीच वाली संख्या हमारी औसत होगी, मिडिल मोस्ट हमारी औसत होगी, या हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर लेंगे, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बाय 2 कर लेंगे। अब आपको लगेगा इतना आसान है कि मिडिल मोस्ट आंसर है, तो हम बार बार इस रूल को क्यों इंफेसिस कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर सकते हैं, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बाय 2 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि यह देखा जाता है कि सीक्वेंस कितने नंबर का है। यदि सीक्वेंस में टोटल नंबर्स ऑड में होगी, विषम संख्या में होगी, तो मिडिल मोस्ट आसान होता है। जैसे मान लो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो आपको कहेगा एवरेज कौन होगा, बोल देंगे ठीक बीच वाली संख्या एवरेज हो। जैसे अभी इस नंबर्स का निकाला, या इस नंबर के जगह कुछ और भी रहता, जैसे मान लो 24 28 32 36 40। अब ये 5 नंबर से सबके बीच का गैप 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 4 40, सबका गैप इक्वल इक्वल है, हर दो कंजुगेटिव टर्म का मतलब एपी में है। तो सीधा हम रूल यहां पर बोल देंगे क्या होगा, एवरेज, तो 32 एवरेज होगा इस ग्रुप का। अगर हमको एवरेज निकालना होगा तो हमारा एवरेज क्या हो गया, 32 हो गया। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां 5 नंबर रहेगा तो हम बीच में सेंटर तुरंत निकाल लेंगे, 3 नंबर्स रहता तो सेंटर निकाल लेते, 7 नंबर्स रहता, जैसे इसके जगह पर क्या रहता, 5 की जगह पर 7 नंबर रहता, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी हम लोग सेंट्रल पोजीशन पर आराम से पहुंच जाते। लेकिन अगर मान लो स्टूडेंट ग्रुप में 4 ही नंबर रहे, तो फिर आप कैसे बीच में जाओगे, फिर यहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लो ग्रुप में 6 नंबर्स रहे, हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल है 18 21 24 27 30 33। अब एपी में तो है, देख लो 18 3 21 21 3 24 24 3 27 27 3 30 33 33 एपी में है। लेकिन
कहता है मिडिल मोस्ट इज योर आंसर। रूल तो यही है कि इफ ऑल द गिवन नंबर्स आर बेस्ड ऑन एपी देन मिडिल मोस्ट इज योर एवरेज। लेकिन इसमें हम मिडिल मोस्ट कैसे ढूंढेंगे आसानी से? तो कहता है मिडिल मोस्ट जाने के लिए फिर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है हम तुरंत कर देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो यहां पर ये रूल आपको काम देता है, तो इसलिए इस रूल को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो 33 और 18 को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 51/2, तो 25.5 इज योर राइट आंसर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले को दिमाग में रखना है कि मिडिल मोस्ट भी हमारा बढ़िया है और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। या कभी कभी बहुत बड़ा ही सीक्वेंस रहता है, 150-200 नंबर का बड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डॉट डॉट करके दे दिया, आप मिडिल मोस्ट खोजने कहां जाएंगे? तो अगर हमको स्टार्टिंग का पता है, लास्ट का पता है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 का कंसेप्ट लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट? एक बार फिर से आप इसको दिमाग में सेट करिए कि जब कभी भी जो जितनी भी दी गई संख्याएं होंगी वो सब एपी पर बेस्ड होंगी, समानांतर श्रेणी क्रम पर आधारित होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम ठीक बीच वाली संख्या को एवरेज मान लेंगे या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके एवरेज उसका निकालेंगे। तो अगर स्टूडेंट आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो इस पर हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, इसको हम लोग निकालें। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 48 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस ग्रुप। यदि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 हो तो इस समूह की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। और क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 48। तो सबसे पहले कि अगर यह 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है तो स्टूडेंट जो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स होते हैं, जो लगातार सम संख्याएं होती है, तो उसके बीच तो दो का ही गैप होता है, फिक्स है, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इसका मतलब है कि यह पांचों एपी को भी फॉलो कर रही है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चूंकि पांचों कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो एज ए इवन नंबर अगर ये लगातार सम संख्याएं हैं तो इसके कारण हर दो जो लगातार क्रम है, लगातार संख्या, इसके बीच का अंतर सम संख्या हर दो लगातार सम संख्या के बीच का अंतर 2-2 होती है। तो एपी का रूल भी तो यही कहता है कि अगर हर दो लगातार संख्या के बीच का अंतर बराबर है तो यह एपी में है। तो एपी में है तो कहता है मिडिल मोस्ट एवरेज होगा। और प्रश्न में दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 48। तो अब स्टूडेंट हमें पता चल गया इस पांचों इवन नंबर के सबसे बीच का नंबर क्या है, 48 है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब यहां वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इवन नंबर 2-2 का गैप है पर है, तो ये 48, तो ये 46, ये 44, इधर ये 50, ये 52। लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ये 48 है, इससे ये 2 पहले, तो इसमें 2 दूनी 4 घटा लेंगे तो 48 माइनस 4 44, और ये 2 बाद, तो चूंकि 2-2 का गैप है तो 2 to the 4 ऐड कर लेंगे तो 48 + 2 52। तो अब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस समूह की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इट्स 2288 इज योर आंसर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमने क्या पकड़ा कि यह 5 लगातार सम संख्याएं हैं। तो 5 लगातार सम संख्याएं हैं, तो लगातार सम संख्या होने के कारण हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का गैप बराबर है, 2-2 का गैप है। और अगर किसी भी दिए गए सीक्वेंस के हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का गैप बराबर है तो मतलब वो एपी में है, और अगर वो एपी में है तो जो एवरेज है वो मिडिल मोस्ट होगा, ठीक बीच वाला नंबर ही होगा। तो अगर हम 5 नंबर में ठीक बीच वाला नंबर जान गए और ये समझ रहे हैं हर दो नंबर के बीच का 2-2 का गैप है, तो हम उस सब नंबर को निकाल लिए और इसको सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट अगर हम लोग इस प्रॉपर्टीज पर चाहें तो कई तरह के प्रश्न एग्जामिनेशंस में होते हैं जिसको कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 76 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस ग्रुप। यदि 6 लगातार विषम संख्याओं के समूह का औसत 76 हो
तो इस समूह की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है, 6 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, 6 लगातार विषम संख्या है। तो अब कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, लगातार विषम संख्या है, तो फिर वही बात, ऑड नंबर्स भी 2-2 के गैप पर होता है। तो यह तो तय है कि अगर हर दो नंबर के बीच का गैप 2-2 ही है तो यह एपी में है। लेकिन एपी में है तो क्या है कि 6 नंबर इस ग्रुप में है, तो हमको इसमें मिडिल मोस्ट खोजने में दिक्कत होगी। तो मिडिल मोस्ट क्या होगा कि बीच में जो नंबर है उसके बीच का नंबर आपको ये मिलेगा। तो एवरेज क्या है, कहता है एवरेज 76 है, यानी अब कहता है मिडिल मोस्ट इज योर एवरेज, लेकिन अब मिडिल मोस्ट अब 3 का ग्रुप रहता तो मिडिल मोस्ट आसानी से मिलता है, 5 का ग्रुप रहता तो मिडिल मोस्ट आसानी से मिलता। लेकिन अगर 6 का ग्रुप है तो जो बीच का दोनों नंबर है उसका सेंटर वैल्यू 76 दिया हुआ है, यानी बीच वाली एक नंबर 75 हो जाएगी और दूसरी 77 हो जाएगी। यह जो नंबर है वह बीच वाले दोनों नंबर के बीच का नंबर है। तो अब ऑड नंबर्स है तो सब में 2-2 का अंतर है, तो आप ऐसे भी घट सकते हो, 75 तो ये 73, ये 71, ये 79, ये 81, लेकिन पूरा सीक्वेंस निकालने की जरूरत नहीं है। प्रश्न का नीड क्या है, तो कहता है व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर, तो आपको ये 77 पता है। लार्जेस्ट नंबर इससे कितना बाद है, 2 बाद है, तो हम सीधा 77 + 2 × 2 कर लेंगे, तो 77 + 4 ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर कभी भी एपी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया रहे तो आप क्या करेंगे, तो वहां के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोग ट्रेडिशनल सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी पर नहीं जाएंगे, बल्कि उसको क्या करेंगे, उसको यह जो एपी वाला जो अप्रोच अभी हम लोगों ने सीखा, आप इस पर उस प्रश्न को लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका मामला बहुत आसान होगा। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को भी समझ लिए तो पूरे एवरेज के जो बचा हुआ एवरेज का कंसेप्ट है उसमें हम लोग पूरे एवरेज को 10 क्वेश्चंस के स्लॉट में बांटते हैं। एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन का, एक क्वेश्चन ओवरलैपिंग का, 4 क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का, 2 क्वेश्चन ज्वाइनिंग का और 2 क्वेश्चन रिटायरमेंट का। और फिर इन्हीं 10 क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोग पूरे एवरेज चैप्टर को समझ लेते हैं। कैसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछेगा, एक सीक्वेंस बेस्ड चैप्टर को छोड़ करके लास्ट में हम लोग सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो एवरेज का होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूले लास्ट में सीखेंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी इस चैप्टर में इस एप्लीकेशन टाइप जो कुछ अभी हम लोगों ने सीखा, इन सारे प्रश्नों को छोड़ करके जो प्रश्न होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम के प्रश्न होते हैं, वो घूम फिर करके उसी 10 क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन बोलेंगे। एक्सट्रैक्शन हेडिंग से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हमने जो आपको हेडिंग बोला है कि एक क्वेश्चन हम लोग एक्सट्रैक्शन से समझेंगे, एक ओवरलैपिंग से समझेंगे, 4 रिप्लेसमेंट से समझेंगे, 2 ज्वाइनिंग से और 2 रिटायरमेंट से, एक एक करके। ये है तो कहने के लिए 10 क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा करके पूरे एवरेज का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं 10 क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। तो हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक इज 27 डिग्री सेल्सियस, लास्ट 3 days ऑफ द वीक इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक is 30 डिग्री सेल्सियस, then what is the temperature of Wednesday? यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो बुधवार का तापमान ज्ञात करें। स्टूडेंट इस प्रश्न में क्या है, आप जानते हो वीक में कितना डेज होता है, तो वीक में 7 डेज होता है। हम इसको एक डायग्राम पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। प्रश्न में दिया हुआ क्या है कि फर्स्ट 3 डेज का एवरेज टेम्परेचर आपको मालूम है कि 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट 3 डेज का टोटल टेम्परेचर निकल जाएगा। फिर लास्ट 3 डेज का भी एवरेज टेम्परेचर आपको मालूम है कि 32 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट 3 डेज का भी आपको टोटल टेम्परेचर पता चल जाएगा। और होल वीक का भी आपको एवरेज टेम्परेचर मालूम है कि 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होल वीक
का जो टोटल टेम्परेचर है वो पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम वीक के डेज की बात कर रहे हैं तो वीक का डेज क्या होता है, संडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे तक जाता है। तो अगर फर्स्ट 3 डेज और लास्ट 3 डेज दे करके वेडनेसडे पूछ रहा है तो वेडनेसडे क्या होता है, 4th डे ऑफ द वीक, सप्ताह का चौथा दिन होता है। यानी ये है, आप चेक करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर इधर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये बीच वाला बुधवार है, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो डायग्राम कितना क्लियर कर दिया, पूरे सप्ताह का टोटल 210 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट 3 डेज पता है, लास्ट 3 डेज पता है। अगर हम इस दोनों को ऐड करके पूरे सप्ताह में घटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे होगा। दस व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, बुधवार का तापमान क्या होगा, तो हम पूरे सप्ताह का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डेज और लास्ट 3 डेज का ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 और माइनस 6 + 1 7, 9 + 8 17, सॉल्व कर लो ये टोटल। 210 में हम लोग क्या करेंगे, 177 माइनस करेंगे तो 33 डिग्री सेल्सियस। Thus, what is the temperature of Wednesday? बुधवार का तापमान क्या होगा, तो बुधवार का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होगा। तो स्टूडेंट इस कंसेप्ट को एक्सट्रैक्शन का कंसेप्ट कहते हैं। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन बने कि किसी ग्रुप का आप टोटल निकाल सकते हो और कोई एक कैरेक्टर छोड़ करके, जैसे इसमें इसको छोड़ करके बाकी सबका हमने निकाल दिया, जरूरी नहीं है कि यह सेंटर ही हो। अगर मान लो फर्स्ट 2 डेज का एवरेज टेम्परेचर दे देता और लास्ट 4 डेज का दे देता, पूरे वीक का दे देता, तो हम ट्यूसडे का भी निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेम्परेचर वाले क्वेश्चन पर ही होगा, वीक वाले क्वेश्चन पर ही होगा। ये तो कंसेप्ट है। हमने आपसे कहा कि 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो 10 क्वेश्चन एज ए कंसेप्ट होगा और पूरा का पूरा एवरेज कहीं ना कहीं वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन उसी पर घूम करके आते हैं। अब मान लो कहीं एक ग्रुप हो जाएगा कि ग्रुप में 15 लड़के हैं, 15 लड़के में दे देगा फर्स्ट 11 लड़के का जो एवरेज एज है वो दिया हुआ है, लास्ट 3 लड़के का एवरेज एज दिया हुआ है, पूरे 15 लड़के का एवरेज एज दिया हुआ है और 12th लड़के का पूछ रहा है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर हम निकाल देंगे। तो स्टूडेंट ये क्या था, जिस 10 वैरायटी की हमने बात की उसमें सबसे पहला वैरायटी एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग ओवरलैपिंग का देखते हैं। क्वेश्चन है एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ अ वीक इज 29 डिग्री सेल्सियस, दैट ऑफ लास्ट 4 डेज ऑफ द वीक इज 35 डिग्री सेल्सियस and average temperature of whole week is 31 degree Celsius. Then find the temperature of Wednesday. यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस हो तो बुधवार का तापमान क्या हो। अब स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता है। बस देखो फर्क क्या है, जैसे वीक में 7 डेज पर है, हम पहले 7 डेज यहां भी बना लेते हैं। इसमें क्या है कि वीक के फर्स्ट 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर दिया है। फर्स्ट 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर कितना दिया, तो 29 डिग्री सेल्सियस दिया। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट 4 डेज का टोटल टेम्परेचर निकल गया। फिर स्टूडेंट लास्ट 4 डेज का भी टोटल टेम्परेचर दिया कि लास्ट 4 डेज का टोटल टेम्परेचर क्या है, तो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, लास्ट 4 डेज का टोटल टेम्परेचर निकल जाएगा। फिर क्या कहता है कि होल वीक का भी एवरेज टेम्परेचर दिया है, कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा कि होल वीक का भी टोटल टेम्परेचर आपको पता चल गया। और पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। फिर से वहां भी वेडनेसडे पूछा था। वेडनेसडे क्या है, तो वीक का जो ये चौथा डेज है, 4th डेज ऑफ द वीक इज वेडनेसडे। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक्सट्रैक्शन था, जो पूछ रहा था, फिर से आइए इस डायग्राम में, जो पूछ रहा था ये वेडनेसडे पूछ रहा था। तो वेडनेसडे को छोड़ करके बाकी वीक का 6 दिन का हम निकाल ले रहे थे क्वेश्चन की हेल्प से, फर्स्ट 3 डेज और लास्ट 3 डेज। तो सप्ताह में 7 दिन है, 7 में जो पूछ रहा है उसको छोड़ करके हमको बाकी 6 का मालूम है, तो सप्ताह के टोटल में अगर बाकी 6 का घटा दिए तो वो जो बचा हुआ दिन है वो निकल गया। यहां क्या है, ये अगर वो एक्सट्रैक्शन का केस था तो ये क्या है, ये ओवरलैपिंग का केस है। तो कहता है ओवरलैपिंग का केस है मतलब
कहता है ओवरलैपिंग का केस है मतलब कि जो पूछ रहा है वो 2 बार काउंट हो गया है, फर्स्ट ग्रुप में भी सेकेंड ग्रुप में भी, और यही पूछ रहा है। तो कहता है अगर स्टूडेंट हम इस दोनों को जोड़ दें, फर्स्ट 4 डेज और लास्ट 4 डेज, तो क्या होगा, पूरा वीक और 1 वेडनेसडे एक्स्ट्रा, चूंकि वेडनेसडे दोनों ग्रुप में हो जाएगा। तो अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो यह पूरा वीक और प्लस एक वेडनेसडे का टेम्परेचर एक्स्ट्रा होगा, और इसमें अगर हम इस पूरे वीक को माइनस कर लें तो जो एक्स्ट्रा वेडनेसडे है वो कंक्लूड हो जाएगा। दस व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे? तो स्टूडेंट वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा, तो हम फर्स्ट 4 डेज और लास्ट 4 डेज को ऐड कर देंगे और इसमें फिर क्या करेंगे, तो पूरे वीक के टेम्परेचर को माइनस कर लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 256 और माइनस हम लोग कर लेंगे 217, तो क्या हो गया 39 डिग्री सेल्सियस। दस व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे? तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज 39 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये 2 वैरायटी हुआ, एक एक्सट्रैक्शन, एक ओवरलैपिंग। जब कभी भी ग्रुप में ऐसा हो कि किसी एक कैरेक्टर को, मान लो आपको कभी दे दिया कि ग्रुप में 9 लोग हैं और 9 लोगों का आपको एवरेज एज दिया हुआ है, फिर बोल दिया कि फर्स्ट 5 लोग का आपको एवरेज एज पता है, लास्ट 5 का भी पता है और पूरे ग्रुप के 9 लोगों का भी एवरेज एज पता है, तो फिर 5वें का क्या होगा, तो हम सेम मेथड से निकाल लेंगे। तो कई जगहों पर एज हो, वेट का क्वेश्चन हो, बाकी किसी क्रिकेट वगैरह का ग्रुप का क्वेश्चन हो, तो कई जगहों पर यह कंसेप्ट लगता है। क्वेश्चन राउंड में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम इसको 10 क्वेश्चंस को एज अ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि आप इस 10 क्वेश्चन को अगर आप ढंग से सीख जाओगे तो पूरे एवरेज को बनाने सीख जाओगे। एक एक्सट्रैक्शन, एक ओवरलैपिंग हो गया है। हम लोग चलते हैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन हम लोग रिप्लेसमेंट के सेक्शन से सीखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं स्टूडेंट। हम लोग इसको मिटा रहे हैं। ये एक्सट्रैक्शन और ओवरलैपिंग का केस था। 2 केस ये हुआ, 4 केस हमारा आएगा रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट के हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। रिप्लेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 persons is 72 kilograms. When a person having weight 65 kilogram is replaced by a new person, then average weight of the group is increased by 2 kilograms. Find the weight of new coming person. 12 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि इस समूह से 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाए और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाए तो समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाती है। नए आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। स्टूडेंट, इस प्रश्न में आप सिर्फ इतना से मतलब रखो कि ग्रुप से जा कौन रहा है, तो 65 केजी का आदमी जा रहा है। आप बिल्कुल इसके ट्रेडिशनल अप्रोच में मत उलझो, आप सिर्फ इतना से मतलब रखो। क्वेश्चन में क्या है कि ग्रुप से एक 65 केजी का आदमी चला गया और उसकी जगह पर नया आदमी आया तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए आदमी का वजन कितना है। तो अगर स्टूडेंट ग्रुप से 65 केजी का आदमी जाए और इसकी जगह पर 65 केजी का ही आदमी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज अगर पहले 72 किलोग्राम था तो अभी 72 किलोग्राम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रुप से जाए 65 केजी का और आ जाए 65 केजी से कम वाला, तब लॉस होगा, तब हमारा एवरेज डाउन होगा। और अगर ग्रुप से जाए 65 केजी का और आ जाए 65 केजी से ज्यादा, तब क्या हुआ? तब हमें फायदा हुआ, तब हमारा क्या होगा? एवरेज इंक्रीज करेगा। तो आप क्वेश्चन में देखो, ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है इसके कारण रिजल्टेंट क्या है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जितना गया उससे ज्यादा आया। तो कितना ज्यादा आया? तो कहता है 12 व्यक्तियों के ग्रुप का एवरेज 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ा? एक गया, दूसरा उसकी जगह पर आया, उसी के कारण ना बढ़ा। तो जो बढ़ा वो नए व्यक्ति के कारण है। तो कितना बढ़ा? तो 12 आदमी का एवरेज 2 केजी बढ़ा, तो टोटल 12 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 65 और प्लस 24 यानी 89 किलोग्राम। तो व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू कमिंग पर्सन? 89 किलोग्राम। तो हम बस स्टूडेंट इसमें इतना सोचेंगे कि ग्रुप से जो जा रहा है अगर सेम उतना ही वापस आ जाए तो एवरेज ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। जितना गया
अगर उससे थोड़ा भी कम आएगा तो एवरेज घटेगा, और थोड़ा भी अधिक आएगा तो एवरेज बढ़ेगा। तो हम प्रश्न में देख लेंगे नेचर क्या है क्वेश्चन का, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो हम प्लस करके सॉल्व कर लेंगे कि जितना गया उससे ज्यादा आएगा, लॉजिकली मन में सोच लेना है, और अगर कम था तो माइनस करते। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 18 persons is 75 kilograms. When a person having weight 90 kilogram is replaced by a new person, then average weight of the group is decreased by 1.5 kilogram. Find the weight of new coming person. 18 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 75 किलोग्राम है। यदि समूह में से 90 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाए और उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाए तो समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम कम हो जाती है। तो नए आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब स्टूडेंट हमने क्या कहा कि आप सिर्फ इतना पर फोकस करो कि जो जा रहा है उसका वजन कितना है, तो उसका वजन क्या दे रहा है, 90 किलोग्राम दे रहा है। अब अगर इसकी जगह पर दूसरा आ रहा है और उसके कारण ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जितना गया उससे कम आ रहा है। तो कितना कम आ रहा है, तो कहता है जो 18 पर्सन्स है उसका एवरेज 1.5 kg से कम हो जा रहा है। नंबर ऑफ ग्रुप के नंबर पर असर नहीं पड़ता, एक गया एक आया, तो पहले भी 18 था अभी भी 18 ही हो गया। तो कितना कम हो रहा है एवरेज, तो एवरेज 1.5 से कम हो रहा है। तो कम तो जो आ रहे हैं उन्हीं के कारण हो रहा है ना, यानी जितना गए उससे कम आए, तो हम कम आए तो माइनस कर देंगे, कितना 18 × 1.5 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा 90 और माइनस 18 × 1.5 क्या हो जाएगा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 63 किलोग्राम। इसका मतलब ग्रुप से जितना गए 90 kg का और आया उनकी जगह पर क्या 63 kg का। तो बस हम इस चीज पर ध्यान देंगे। तो ये दोनों प्रश्न हमने क्या देखा, अभी जो रिप्लेसमेंट का 2 क्वेश्चन देखा, दोनों में जाने वाले का हमको वेट क्या है मालूम है, जाने वाला जो कैरेक्टर है वो मालूम है, और उसके बेसिस पर आने वाला ढूंढना है। तो स्वाभाविक है कि अगर एवरेज आने वाले के कारण एवरेज बढ़ रहा होगा तो जाने वाले से वो ज्यादा आएगा, प्लस करके बनाएंगे। आने वाले के कारण एवरेज घट रहा होगा तो जाने वाले से कम आएगा, माइनस करके बनाएंगे। अब स्टूडेंट रिप्लेसमेंट के केस में 2 क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है कि जिसमें हमको क्या होता है, जाने वाले का नहीं उल्टा रहता है, फैक्ट एंड फिगर्स आने वाले का फैक्ट फिगर दिया हुआ रहेगा। अगर वेट पर ही बनाए तो आने वाले का वेट दिया रहेगा और आपसे जाने वाले का पूछा जाएगा। जैसे एक अगला प्रश्न लेते हैं, एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 14 persons is 70 kg. When a person of this group is replaced by a new person having weight 75 kilograms, then average of the group is increased by 1 kilogram. Find the weight of the person who left the group. 14 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यदि समूह का एक व्यक्ति चला जाए और उसकी जगह 75 किलोग्राम का एक नया व्यक्ति आ जाए तो समूह की औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाती है। समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब स्टूडेंट इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ग्रुप को छोड़ करके गया और एक दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर जो आया उसका वेट क्या है, तो 75 किलोग्राम है। तो चेंज किसके कारण होगा, जो जाएगा और जो आएगा उसके वेट के बीच का डिफरेंस ही ना। तो कहता है जो हमारा एवरेज इंक्रीज कब करता है, जब जितना गया और उससे ज्यादा आया, और डिक्रीज तब करेगा जब जितना गया और उससे कम आया। तो इस प्रश्न में एवरेज इंक्रीज किया है, इसका मतलब जितना गया उससे ज्यादा आया। तो ये वजन क्या है, ये आने वाला वजन है। यानी अगर आने वाला जाने वाले से ज्यादा है तो जाने वाला आने वाले से कम है। कितना कम है, तो कहता है एवरेज 1 किलोग्राम से इंक्रीज किया, कितने का, तो 14 पर्सन्स का, यानी 14 × 1 किलोग्राम टोटल। जाने वाले का कम होगा आने वाले से, तो 75 माइनस 14 तो क्या हो जाएगा 61 किलोग्राम। यानी कि अगर आ रहा है 75 किलोग्राम तो गया था 61 किलोग्राम। यही कारण है कि एवरेज बढ़ गया। यह हमेशा दिमाग में सोचना है कि बढ़ेगा कब, तो सीधा लॉजिक है, जितना जा रहा है अगर उससे ज्यादा आएगा तो फायदा होगा, बढ़ जाएगा।
इंक्रीज का केस होगा। घटेगा कब? तो जितना जा रहा है अगर उससे कम आएगा तो नुकसान होगा, डिक्रीज का केस होगा। और बाकी फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना है। कई बार आपको लगेगा कि हम तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि 14 व्यक्ति का औसत वजन भी 70 किलोग्राम दिया हुआ है, उसका हम क्या करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। हमें आंसर से मतलब है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा कहा जाता है आंसर को झटक लो, आप फोकस करो, सीधा हम उसको तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। तो जो अप्रोच है सीधा होगा कि अगर 75 किलोग्राम का आ रहा है व्यक्ति और उसके कारण 1 केजी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जाने वाला उससे कम है। कितना कम है? तो 14 व्यक्ति के ग्रुप का एवरेज 1 किलोग्राम से बढ़ रहा है तो टोटल 14 इंटू 1 14 किलोग्राम बढ़ा। तो हम 75 में 14 माइनस कर देंगे और 61 किलोग्राम, इसका मतलब जो आदमी ग्रुप छोड़ करके गया था उसका वेट क्या होगा? 61 किलोग्राम होगा। एक और प्रश्न को हम लोग इसी तरह से लेते हैं, उसको भी इसी कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। बस यहां जो हम लोग इंक्रीज का सेंस लिए थे हम लोग वहां पर क्या करेंगे? डिक्रीज का सेंस ले लेंगे। तो कहता है एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 persons is 84 kilogram. When a person of this group is replaced by a new person having weight 80 kilogram, then average of the group is decreased by 500 grams. Find the weight of the person who left the group. 12 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 84 किलोग्राम है। यदि समूह में से एक व्यक्ति चला जाए और उसकी जगह पर एक 80 किलोग्राम का नया व्यक्ति आ जाए तो समूह की औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाती है। समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब स्टूडेंट इसमें भी क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति ग्रुप में नया आया है और उसका वेट कितना है? उसका वेट 80 किलोग्राम है। और उसके आने के कारण क्या हुआ है? तो जो हमारा ग्रुप में 12 आदमी था उसका जो एवरेज वेट है वो 500 ग्राम से कम हो गया है। तो कम हो गया है मतलब नुकसान हुआ, जितना गया उससे कम आया, यानी जाने वाला आने वाले से ज्यादा था। तो प्लस कर लेंगे, कितना ज्यादा था? तो 12 आदमी का एवरेज 500 ग्राम। 500 ग्राम को आप चाहें तो 1000 से भाग देकर के किलोग्राम में बदल सकते हैं। चूंकि इधर 80 किलोग्राम है तो ये क्या हो जाएगा? 6 किलोग्राम टोटल बढ़ेगा, यानी तो जाने वाले था वो क्या था? वो 86 किलोग्राम का था और उससे कम आ गया और इसी कारण क्या हो गया कि एवरेज घट गया। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने रिप्लेसमेंट का देखा। 2 में क्या था कि जो जाने वाला था उसका फैक्ट फिगर पता था और इंक्रीज डिक्रीज का केस देखे, और बाकी 2 में क्या हुआ कि जो आ रहा है उसका फैक्ट फिगर पता है और उसके साथ दोनों ही वेराइटी इंक्रीज डिक्रीज को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जब सिर्फ लोग ज्वाइन करेंगे ग्रुप को, और फिर इसको ज्वाइनिंग का क्वेश्चन कहेंगे। और फिर 2 क्वेश्चन ऐसा देखेंगे कि जब लोग सिर्फ क्या करेंगे? ग्रुप को रिटायर करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 11 persons is 65 kilograms. When a new person joins this group, then average of the group is increased by 2 kilograms. Find the weight of new coming person. 11 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि इस समूह में एक नया व्यक्ति आ जाए तो समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। स्टूडेंट, जब रिप्लेसमेंट का केस होता था, एक जाता था और दूसरा उसकी जगह पर आता था, तो हम क्या करते थे? जाने और आने वाले में से जिसका फैक्ट और फिगर्स दिया हुआ है उसके बेसिस पर दूसरे को निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में या तो सिर्फ ज्वाइनिंग हो या सिर्फ रिटायरमेंट हो, या तो सिर्फ लोग आए या सिर्फ जाएं, दोनों काम ना हो, आना और जाना दोनों काम ना हो, रिप्लेसमेंट ना हो, तब फिर हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को ग्रुप के एवरेज से ऑपरेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज वेट ऑफ 11 persons इज 65 किलोग्राम। तो अगर स्टूडेंट 11 persons का एवरेज 65 किलोग्राम है तो अगर 12वां व्यक्ति भी इस एवरेज के बराबर आ जाए तो क्या होता है? एवरेज ना बढ़ता ना घटता। अगर किसी क्रिकेटर का लाइफ टाइम जो उसका बैटिंग एवरेज है वो मान लो 48 रन है और किसी अगले मैच में वो आए और 48 रन ही मारकर आउट हो जाए तो उसका एवरेज ना बढ़ेगा और ना घटेगा।
तो अगर 65 केजी ग्रुप का एवरेज है और 65 केजी का ही एक व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो ना बढ़ेगा और ना घटेगा। लेकिन अगर 65 केजी से अधिक वजन का आदमी आएगा तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर कम वजन का आदमी आएगा तो एवरेज घटेगा। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज बढ़ रहा है, यानी जो ज्वाइन कर रहा है वो एवरेज से ज्यादा वजन का। कितना ज्यादा वजन का, तो कहता है एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोग्राम्स। तो कहता है स्टूडेंट पहले तो ग्रुप में 11 मेंबर थे और एक नया मेंबर कह रहा है ग्रुप में आ रहा है, तो टोटल मेंबर कितना हो गया, 12 मेंबर, और इसका एवरेज कितना से बढ़ गया, 2 किलोग्राम से बढ़ गया। तो टोटल आपका फाइनल हो जाएगा आने वाले का वेट कितना, तो 65 प्लस 12 टू द 24, तो ये क्या हो जाएगा 89 किलोग्राम इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट जब कभी भी ऐसा हो कि सिर्फ ज्वाइनिंग हो या सिर्फ रिटायरमेंट हो तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, ग्रुप एवरेज से आप ऑपरेट करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 persons इज 70 किलोग्राम। When a new person join this group, then average weight is decreased by 1 kilogram. Find the weight of newcoming person. 15 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यदि एक नया व्यक्ति इस समूह में आ जाए तो समूह की औसत 1 किलोग्राम कम हो जाती है। नए आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब स्टूडेंट क्या है, 15 व्यक्ति है और उसका एवरेज क्या है, 70 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति ग्रुप में आ रहा है और उसके कारण एवरेज कम हो रहा है। इसका मतलब जितना एवरेज वेट है उससे कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, तो 15 व्यक्ति है, एक नया आ रहा है, तो ना अब ग्रुप में 16 आदमी हो गए, तो 16 आदमी का एवरेज क्या है, 1 किलोग्राम से कम हो जा रहा है। यानी कि जितना था उससे 16 केजी कम आ रहा है। व्हाट्स योर आंसर, योर आंसर इज 54 किलोग्राम। इसका मतलब 54 किलोग्राम का आदमी आ रहा है। तो ये दो वेराइटी हो गया, एक इंक्रीज के साथ और एक डिक्रीज के साथ, क्या, जब सिर्फ ज्वाइनिंग का केस हो। अब देखो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। अब बोलेगा किसी क्लास के 22 बच्चों का एवरेज वेट इतना है, यदि टीचर के वेट को सम्मिलित कर लें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन ज्वाइनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेराइटीज बदल सकता है। हम यहां एक ही फॉर्मेट पर 10 क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये वेराइटीज बदले, लेकिन इसी कंसेप्ट पर पूरा का पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम कहीं ना कहीं घूम करके आता है। 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 रिटायरमेंट का हम लोग ले लें, यानी लोग आए नहीं, लोग सिर्फ ग्रुप को छोड़ करके जाएं, तब क्या केस होता है। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 9 persons is 75 kilograms. When a person left this group, then average is increased by 1 kilogram. Find the weight of the person who left the group. 9 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 75 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति इस समूह को छोड़ दे तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जो 9 पर्सन्स हैं, 9 मेन हैं, उसका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, तो आपका 75 किलोग्राम उसका एवरेज वेट दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इसमें से एक आदमी ग्रुप छोड़ करके अगर चला गया तो एवरेज वेट क्या हो रहा है, एवरेज वेट 1 किलोग्राम से इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोचो, अगर कभी भी आपको कहा जाएगा कि आपको अपना एवरेज स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मान लो 5 विषय में मैट्रिक में आपको कुछ मार्क्स आया था और आपको कहा जाएगा कि आज से नियम हो गया कि आपका जो है वो 4 ही विषय का आपको एवरेज बताना है, उसी पर सारा मेरिट बनेगा, तो आप कौन सा हटाओगे, जो सबसे कम मार्क्स होगा। क्योंकि जब कभी भी एवरेज से नीचे की चीजें हटती है तो एवरेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि जो आदमी जा रहा है वह कमजोर है, वह एवरेज से नीचे का है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए माइनस कर देंगे। तो अब 9 आदमी था, एक आदमी चला गया तो बचा कितना, 8 ही आदमी, और उसका वेट क्या हुआ, 1 किलोग्राम से कम हुआ, तो हम क्या कर देंगे 75 और -8, तो क्या हो जाएगा 67 किलोग्राम। यानी कि जो एक आदमी
गया वो एवरेज से कम गया, ताकि हमारा एवरेज क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो उसी तरह से एक और रिटायरमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 13 persons इज 65 किलोग्राम, व्हेन अ पर्सन रिटायर फ्रॉम दिस ग्रुप then average weight of the group is decreased by 500 grams. Find the weight of retired person. कहता है 13 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि समूह से एक व्यक्ति चला जाए तो समूह की औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाती है। समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि 13 पर्सन्स हैं और 13 पर्सन्स का आपको दिया हुआ है कि एवरेज वेट 65 kg है। अब एक आदमी इस ग्रुप से जाता है और उसके कारण औसत कम हो जा रही है। तो एवरेज कम होने का मतलब क्या है कि अगर एवरेज से कुछ बड़ा चला जाए, नुकसान हो जाए, तब औसत कम होती है। तो यानी कि जो गया है वो एवरेज से अधिक गया है तो लॉस हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। कितना, तो 13% था, एक व्यक्ति चला गया तो 12% बचा और उसका एवरेज 500 ग्राम से, ये किलोग्राम है तो इसको भी 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 65 + 6 तो 71 किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट दोनों रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। तो ये जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने स्टूडेंट देखा, एक्सट्रैक्शन, ओवरलैपिंग, 4 रिप्लेसमेंट, 2 ज्वाइनिंग और 2 रिटायरमेंट, पूरा का पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करेगा। एक लास्ट भाग इसके थ्योरेटिकल पार्ट का बचा है कि कई बार कुछ सीक्वेंस बेस्ड नंबर्स का एवरेज पूछता है, जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, या कुछ इवन ऑड से रिलेटेड। तो कुछ सीक्वेंस बेस्ड फॉर्मूले हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग इसको थ्योरी पार्ट को कंक्लूड करेंगे। फिर एवरेज का एक दूसरा पार्ट जो एवरेज के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को लेकर के, इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के आएगा, तो इसके क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के रूप में हम लोग एक दूसरा पार्ट लाएंगे थ्योरी पार्ट में। इसके बाद बस हम लोग सीक्वेंस बेस्ड जो भी एवरेज का ट्रिक है, फॉर्मूला है, उसको लेते हैं। स्टूडेंट ये कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें भी कि एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको कभी कोई बोल दिया, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 54 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 54 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, तो आप एक चार्ट देख रहे हैं, हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने ले रखा है। तो जैसे नेचुरल नंबर में लिया है कि अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर चाहिए तो n × n + 1/2 हो जाएगा और एवरेज n + 1/2 होगा। तो जैसे अभी हमारा प्रश्न है कि प्रथम 54 प्राकृतिक संख्याओं का योग का औसत, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, n + 1 तो 54 + 1/2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 55/2 तो 27.5 इज द राइट आंसर। तो कोई भी यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जो फर्स्ट n है, तो जैसे फर्स्ट n की जगह फर्स्ट 54 बोला तो हम n की जगह पर 54 डाल दिए। तो जो इंपॉर्टेंट 4-5 सीक्वेंस है वो हम लोगों ने यहां लिया है, जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए, और एवरेज के साथ साथ सम का भी फॉर्मूला ले लिया है, क्योंकि बहुत बार यह भी पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो एवरेज सीख ही रहे थे और ऐसे भी मेन तो कंसेप्ट सम का ही होता है। जब इसी में सम ऑफ क्वांटिटी को आप n से डिवाइड कर देते हो तो कैंसिल करके एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है। तो सीक्वेंस हम लोगों ने नेचुरल नंबर का लिया है, तो सम के लिए हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n × n + 1/2, एवरेज n + 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो n × n + 1 × 2n + 1/6, और एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, तो n + 1 × 2n + 1/6। सिमिलरली सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो सम के लिए n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और अगर कोई कह दे कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली इवन नंबर के केस में सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर n × n + 1, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n × n + 1 और एवरेज n + 1, और ऑड नंबर के केस में सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो n² एंड एवरेज n।
तो अगर कोई भी क्वेश्चन यहां पर आएगा तो बस ये तो बहुत ही आसान है कि आप क्या करेंगे, n का बस वैल्यू बैठा देंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें, जैसे अगर कोई हमको मान लो बोल दिया कि फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, क्यूब वाले फॉर्मूला में आएंगे, n की जगह 12 लगा देंगे, फर्स्ट 12 बोल रहा है तो हम क्या करेंगे 12 इंटू n प्लस 1, तो 12 प्लस 1 13 का स्क्वायर और बाय 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 3 द 12, तो फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 का स्क्वायर 169, और हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9 3 द 27 का 7 बच गया 2, 16 3 द 48 प्लस 2 50 एंड इट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट ये हम लोग एवरेज चैप्टर को थ्योरेटिकली देख रहे थे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, थ्योरिकल पार्ट है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने या तो थ्योरीज की बात की है, कंसेप्ट एप्लीकेशंस की बात की है, या जो बेसिक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है वर्ड्स प्रॉब्लम को समझाने के लिए उस पर चर्चा किया, यानी सिर्फ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को लिया है। अब इसका एक पार्ट 2 में हम लोग जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो सीजीएल के प्रीवियस पेपर्स हैं, एमबीए एंट्रेंस के प्रीवियस पेपर हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर हैं, उन सबों के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन करके जो भी इसका लेवल 2 लेवल 3 डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस हैं, उस सब का सॉल्यूशन इसका एवरेज के क्वेश्चन बैंक पार्ट में मिलेगा। थैंक यू। तो ये उम्मीद है कि आप ढंग से इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे और यह आपको मदद करेगी। थैंक यू।